लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की कांग्रेस और राहुल गांधी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, संसद में हर सवाल का जवाब देने को तैयार सरकार। राहुल गांधी पर लगाया दोहरी राजनीति का आरोप। सरकारी खरीद के प्लेटफॉर्म जेम पर यूपी का शानदार प्रदर्शन। जेम के जरिए यूपी ने की 1 लाख करोड़ से ज्यादा की खरीद। सभी राज्यों में यूपी की हिस्सेदारी 30% से अधिक। राम मंदिर के पहले सीईओ के चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में। 5300 से ज्यादा आवेदनों में से 18 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए किया गया शॉर्टलिस्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले भाजयुमो के मंत्री आर्यन देव उनियाल। सड़कों की बदहाली का उठाया मुद्दा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर दिया जोर। लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हजरतगंज में बदली ट्रैफिक व्यवस्था। सुबह 7 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक लागू रहेगा डायवर्जन। रॉयल होटल और सिकंदर बाग से हजरतगंज जाने वाले वाहन रोके जाएंगे। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर दोहरी राजनीति और छात्रों के मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया है। साथ ही कहा कि बीजेपी छात्रों और युवाओं के साथ है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी खरीद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेम पर उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया है। यूपी ने जेम के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद की है। देश के सभी राज्यों की कुल जेम खरीद में यूपी की हिस्सेदारी 30% से ज्यादा है। जेम के 10वें स्थापना दिवस पर यूपी को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में यूपी को सम्मानित किया। यूपी को ओवरऑल एक्सीलेंस, हाईएस्ट GMV और बेस्ट आउटरीच इनिशिएटिव का पुरस्कार मिला है। तो बता दें कि जेम पोर्टल पर यूपी का शानदार रिकॉर्ड रहा। और अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर घनश्याम बिसान चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, जेम पोर्टल पर यूपी का शानदार रिकॉर्ड रहा। बेस्ट आउटरीच इनिशिएटिव्स अवार्ड मिले हैं। नंबर 1 पर यूपी रहा। यूपी को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी घनश्याम मिले हैं। जेम पोर्टल के जरिए 1 लाख करोड़ की खरीद हुई है। बिल्कुल निश्चित तौर पे कविता, उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सफलता मिली है। पूरे देश भर की अगर बात करें तो पूरे देश भर में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आया है, जो जेम पोर्टल से सरकारी खरीदारी किया है। लगभग 30% खरीदारी सिर्फ उत्तर प्रदेश से हुई है, बाकी अन्य 27 राज्यों से हुई है। अगर 30% की बात करें तो 1/3 जो खरीदारी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। तो इसलिए इसमें सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के 3 बड़े पुरस्कार दिए गए हैं उत्तर प्रदेश को। और इसे पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पुरस्कार देते हुए उत्तर प्रदेश की सराहना की है। और इसी के एवज में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, विकास है, जो रोजमर्रा की चीजों से लेकर के जो बड़े बड़े संसाधन है, उन सब सारे संसाधनों पे सरकार किस तरीके से काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही है। ये आंकड़े महज आंकड़े नहीं है कविता। अगर हम इसको लेकर के अगर दूसरे तौर पे देखा जाए कि जब भाजपा शासित राज्य हो, चाहे गैर भाजपा शासित राज्य हो, चाहे वहां पे कांग्रेस शासित राज्य हो, बड़े बड़े अन्य राज्य हैं, मुंबई जैसे शहर पीछे छूट गए हैं। जहां पे आर्थिक राजधानी की अगर बात करें, सबसे ज्यादा अगर
आर्थिक राजधानी के तौर पे मुंबई देखा जाता है, लेकिन वहां से भी कहीं गुना ज्यादा उत्तर प्रदेश में खरीदारी हुई है। 30% खरीदारी एक अप्रत्याशित आंकड़ा है उत्तर प्रदेश के लिए। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दिया है, अपनी टीम को बधाई दिया है, और खास तौर पे एमएसएमई से जुड़े हुए जो अधिकारी थे, वो अधिकारी वहां पे मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिल करके किस तरीके से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सुदृढ़ कर रही है, व्यवस्थित कर रही है, किस तरीके से यहाँ पे पारदर्शिता निभाई जा रही है, ताकि कोई भी खरीदारी में किसी तरीके की धांधली ना हो, किसी तरीके की उस पे आरोप प्रत्यारोप ना लगे। सीधे तौर पे जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, किसी कोई काम हो, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसकी खरीदारी जेम पोर्टल से की जानी होती है। उसकी निगरानी खुद केंद्र सरकार करती है, चाहे उत्तर प्रदेश की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चाहे कोई काम हो, लेकिन उस पर नजर पारदर्शिता के लिए केंद्र सरकार ने इसको बना करके रखा है। तो ऐसे में जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े काफी ज्यादा सुखद है और काफी ज्यादा सुव्यवस्थित तौर पे उस नजर से देखी जानी चाहिए उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि ये आंकड़ा महज ये आंकड़ा नहीं है, क्योंकि इससे ये साफ पता चलता है कि यहाँ पे जो विकास कार्य है, जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे काम है, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी काम हो, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। जी कप्तान। बिल्कुल घनश्याम, 30% से ज्यादा हिस्सेदारी और 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलकर बताते हैं कि प्रदेश ने जेम को सरकारी खरीद की व्यवस्था में प्रभावी तरीके से अपनाया है। और आप बने रहिए घनश्याम, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। वहीं बदायूं में गंगा नदी में तिरंगा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी विधायक हरीश शाकिर के कार्यक्रम में मोटर बोट पर लोग बिना सेफ्टी जैकेट के सफर करते नजर आए। कई लोग बोट की छत पर भी बैठे दिखे हैं। वीडियो पर साफ तौर पर देखा जा सकता है गंगा की तेज बहाव के बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं दिखे। साफ तौर पर देखा जा सकता है बोट पर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता के भी सवार होने की बात सामने आई है। ऐसे में अब सवाल है कि हादसा होने पर जिम्मेदारी किसकी होगी। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सीतापुर में विधायक के समधी पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने करीब 25 महिलाओं से शादी की और करीब 600 करोड़ रुपए की ठगी की है। मामला सामने आने के बाद विधायक ने भावुक होकर कार्रवाई की मांग की। विधायक ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है और यहां तक कहा कि उसे फांसी दी जानी चाहिए। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की जांच जारी है। पुलिस और संबंधित अधिकारी पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के पहले सीईओ के चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। 5300 से ज्यादा आवेदनों में से 18 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन उम्मीदवारों की प्रशासनिक क्षमता, मंदिर प्रबंधन, भीड़ संभालने और धार्मिक सामाजिक संस्थाओं की समझ परखी जा रही है। आज फाइनल इंटरव्यू का आखिरी दिन है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि 18 उम्मीदवारों में किसे पहली बार राम मंदिर का सीईओ की जिम्मेदारी मिलती है। बता दें कि 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में नाम का ऐलान संभव है। और एक बार फिर से फोन लाइन पर घनश्याम निशांत चौरसिया लखनऊ से जुड़ गए हैं। घनश्याम, बड़ी खबर है कि कौन बनेगा राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सीईओ। सबकी नजर टिकी हुई है, इंटरव्यूज चल रहे हैं। 30 मिनट की इंटरव्यू में कई सवाल पूछे जा रहे हैं। संभावित सवाल जो है हम अपने दर्शकों को बता दे रहे हैं कि जनेऊ पहनते हैं कि नहीं, शिखा रखते हैं कि नहीं, शाकाहारी या मांसाहारी, ऐसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं। घनश्याम, ज्यादा अपडेट दीजिए। आज सुबह 11 बजे से ये इंटरव्यू शुरू हो गया है, लगभग 6 बजे तक चलने हैं। पूरे 5300 आवेदन राम मंदिर ट्रस्ट को मिला था, श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट को मिला था। 5300 लोगों में महज 18 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब ये 3 पीठ, मतलब 3 सदस्यीय लोग इंटरव्यू इसमें ले रहे हैं, जिसमें एक के बाद कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, कई पूर्व आईएएस है जो अयोध्या के पूर्व डीएम भी रहे हैं, और कई सेना से जुड़े हुए लोग भी इसमें आवेदन किए हैं। जिन 18 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है
उनका इंटरव्यू चल रहा है, लगभग 1 घंटे तक का एक व्यक्ति का इंटरव्यू चल रहा है। पहले दिन की अगर बात करें, इसके पहले दिन यानी कल की बात करें, कल 8 लोगों को बुलाया गया था, जो 18 लोग शॉर्टलिस्ट थे, उसमें से 5 लोगों का ही इंटरव्यू हो पाया था। बाकी के 3 लोगों को आज फिर से बुलाया गया है। आज भी लगातार इंटरव्यू जारी है और शाम तक तमाम तरीके का, जब इसका इश्तहार निकाला गया था कि राम मंदिर सीओ की जरूरत है, जब इश्तहार श्री राम जन्मभूमि की तरफ से निकाला गया था, उसी वक्त अहर्ता दी गई थी कि आप सनातन धर्म से इत्तेफाक रखते हैं, आपका होना जरूरी है। यानी सबसे मूल जो अहर्ता चाहिए कि आप सनातन धर्म में पैदा होना चाहिए। और दूसरी बात, आप कितना आस्था रखते हैं, क्या आप सरकारी गैर सरकारी, क्या कितने लोगों को आपने गवर्न किया है पहले, जैसे अगर कोई आईएएस है तो वो कितने लोगों को हैंडल किया है। इस तरीके से उनको बताया गया था कि इस तरीके के लोगों को वरीयता दी जाएगी। क्या कभी किसी मठ मंदिर से जुड़े हुए थे कि नहीं जुड़े हुए थे, प्रशासनिक सेवा का कितना मौजूदा, यानी मौजूदा आप क्या करते हैं, पहले क्या कर रहे थे। रिटायर अफसरों को ज्यादा तरजीह दी गई थी कि आप रिटायर अफसर जो होंगे उनको खासतौर पर ज्यादा वरीयता दी जाएगी। ऐसे में जो 5300 आवेदन प्राप्त हुए थे, उसमें महज 18 लोगों का जो है महज 18 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और अब उन 18 लोगों में भी 3 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उन 3 लोगों को अंतिम चरण के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कई दावेदार, अगर पर्टिकुलर व्यक्तिगत अगर बात करें, जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिन्होंने एसटीएफ की स्थापना किया था, मेंबर थे, श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर किए थे, राजेश पांडे, आईपीएस राजेश पांडे, वो भी कई रिटायर के बाद उत्तर प्रदेश में कई पदों पे बने हुए थे, वो भी इंटरव्यू के लिए गए थे, उन्होंने भी आवेदन किया है। एक बड़ा चेहरा माना जाता है अयोध्या के जो पूर्व डीएम रहे हैं, उनको भी साईं ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो इंटरव्यू ले रहे हैं। खासतौर पर अगर देखा जाए, अगर ओवरऑल कविता इस पे बात किया जाए तो बड़ा फूंक फूंक करके कदम, भले ही ये मान लीजिए कि ये जो इंटरव्यू कंडक्ट श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कर रहा हो और इस मामले को लेकर के भले ही इसे स्वायत्तता की बात की जा रही, लेकिन इसमें सरकार की पूरी नजर है। क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में राम मंदिर में चोरी हुआ, चोरी के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूरे देश और दुनिया की कैमरे की नजर, कैमरे का मूड जो है अयोध्या की तरफ मुड़ा। और जिस तरीके से बिल्कुल घनश्याम, आपका बहुत ही धन्यवाद। तो बता दें कि राम जन्मभूमि परिसर के ग्रीन हाउस में इंटरव्यू प्रक्रिया जो है वो जारी है। वहीं लखनऊ में 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई है। विधानसभा भवन को तिरंगे के रंग में सजाया जा रहा है। विधानसभा के बाहर टेंट और बैठने की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री समेत कई अतिथि शामिल होंगे। संस्कृति विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। तो प्रदेश के सभी जिलों में भी कार्यक्रम होंगे। सरकार ने मंत्रियों और नोडल अधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। और अगली खबर आपको बता दें कि रामपुर जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मरीज को टाके लगाए जा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि इलाज के दौरान अस्पताल में पर्याप्त रोशनी तक की व्यवस्था नहीं थी। सवाल है कि इमरजेंसी में बिजली और बैकअप की व्यवस्था क्यों नहीं थी। मामले में सीएमएस डॉक्टर बीसी सक्सेना ने वीडियो की जांच के बाद बयान जारी किया है। ये वीडियो मैंने बाद में इसको देखा था रिकॉर्डिंग में, तो ये वीडियो में जो दिखाया जा रहा है उसमें उस समय टाँके लग रहे थे और टाँके लगने के समय उसी समय लाइट गई है और लाइट जाने के बाद जनरेटर चलवाने के लिए तत्काल उसको कर्मचारी को भेज दिया गया था और 4.5 मिनट में, जैसा कि मैंने अभी आपको रिकॉर्डिंग में भी दिखाया है, जो कैमरे की रिकॉर्डिंग है उसमें मैंने आपको दिखाया है कि 4.5 मिनट के अंदर अंदर दोबारा से लाइट जो है बहाल हो गई थी। जो टाँके लग रहे थे उसमें ब्लीडिंग हो रही थी और ब्लीडिंग को बचाने के लिए जो टाँके लगाए जा रहे थे उसमें उन्होंने मोबाइल की टॉर्च का सहारा लिया। तो इसमें ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। जनरेटर चलाने के लिए इतना समय लगना स्वाभाविक है, लेकिन उस समय का भी सदुपयोग हो और उसकी मरीज की हित में, मरीज के स्वास्थ्य के हित में या उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो टाँके लगाए जा रहे थे तो वो उसमें लगाए गए हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये सब जो किया जा रहा है ये मरीज के हित में किया गया।
और अब खबर झांसी से है, जहां झांसी में हुए माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद के दर्दनाक सड़क हादसे का अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे माफिया अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान अहमद जिस क्रेटा कार में सवार था वह अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार कई फीट हवा में उछल गई। हादसे में अबान अहमद और ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य लोग घायल हो गए। खास बात यह है कि हादसे का पूरा घटनाक्रम पीछे चल रही कार के डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गया। वहीं अयोध्या में राम मंदिर के एक सेवादार ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। सेवादार ध्रुवेश मिश्रा को अमावा मंदिर के पास सड़क पर हीरे से जड़ी सोने की चेन मिली, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। ध्रुवेश ने बता दें कि चेन अपने पास रखने के बजाय उसके मालिक की तलाश शुरू की। सार्वजनिक घोषणा के बाद मुजफ्फरनगर की श्रद्धालु निर्मला देवी सामने आई। पुलिस की मौजूदगी में जरूरी जांच के बाद चेन उन्हें सौंप दी गई है। निर्मला देवी ने बताया कि यह चेन उनके दिवंगत पति की निशानी है। वहीं हरदोई के आरटीओ कार्यालय में ट्रैक्टर ट्रांसफर का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि मृत व्यक्ति के ट्रैक्टर को फर्जी दस्तावेजों के जरिए दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करा दिया गया है। मृतक के बेटे अंशु पाल की शिकायत पर एसपी के आदेश से बघौली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। मामले में एआरटीओ कार्यालय के तत्कालीन वरिष्ठ सहायक सुदीप कुमार समेत 3 लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने धोखाधड़ी, कूटरचना और साजिश की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं अमरोहा में सड़क हादसे में 2 किशोर कांवड़ियों की मौत से मातम छा गया। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के मकरंदपुर गांव के गौतम सैनी और अनिल सैनी अपने साथियों के साथ ब्रजघाट से गंगा जल लेकर बाइक से लौट रहे थे। गजडौला थाना क्षेत्र में मोहम्मदाबाद के पास 2 बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव गांव पहुंचे तो परिवार में कोहराम मच गया। एक ही गांव से 2 अर्थियां उठने पर माहौल गमगीन हो गया। और अब बात हमीरपुर की करेंगे, जहां हमीरपुर में सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीणों और स्कूली बच्चों का गुस्सा फूट पड़ा। चंद्रपुर के गंगवा का डेरा और बच्ची का डेरा के ग्रामीण बच्चों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने डीएम गेट पर बैठकर सड़क बनवाने की मांग की और अधिकारियों की गाड़ियों का रास्ता रोक दिया। बच्चों का कहना है कि बारिश में सड़क कीचड़ में बदल जाती है, जिससे स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। मौके पर एसडीएम, सीओ और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस तमाम एक्सप्रेसों के जाल को माना जाता है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है विकास की राह पे है। सड़कें और एक्सप्रेसवे लगातार बनते जा रहे हैं, लेकिन हमीरपुर में कुछ और ही सामने आ रही है तस्वीर। जब से आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद से जो लोग हैं, मुख्यालय के लोग हैं, वो सड़क के लिए अभी तक कोई सड़क नहीं बनी है। इसको लेकर तमाम छात्र, साफ तौर से आप देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हमारे देश का भविष्य बच्चे हैं जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसका नाम बच्चे हैं, लगातार इनकी मांग को लेकर तकरीबन 3 से 4 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इनकी अब ये मांग है कि ये जिलाधिकारी हमीरपुर से ही मिलकर जाएंगे। लेकिन जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आ नहीं रहे, इनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे आखिरकार क्यों ये मतलब अड़े हुए हैं, जिस पर क्या मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर अड़े हुए हैं? हम लोग सड़क की मांग चाहते हैं। ठीक है, सड़क की मांग को अभी हुई जानकारी की मतलब स्वीकार कर लिया गया, उसके बाद आप लोग क्यों यहाँ पर अड़े हुए हैं? अभी हम लोग 4-5 बार आ चुके हैं, यहाँ पे 6वें बार का है। कितने दिनों से 2-2.5 महीना हो गया, अभी तक सड़क नहीं बनी है। कितना समय हो गया यहाँ पे आए हुए आप लोग? अभी हम लोग आए थे 10 बजे। आप वहाँ से विद्यालय आने जाने में दिक्कत होती है क्या? बहुत दिक्कत होती है। एक बार अगर पानी बारिश हो गई ना तो 4-5 दिन तक स्कूल जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। क्या नाम है आपका? कौन सी कक्षा पढ़ती है? पढ़ाई छूट गई। अच्छा, ये और लोग आपकी बहनें वगैरह बच्चे वगैरह पढ़ते हैं? आप पढ़ते छोटे भाई बहन है, वो भी नहीं जा पाते स्कूल रास्ता की वजह से। अच्छा, अभी फिलहाल आपकी डीएम साहब से मुलाकात हुई इसको लेकर? नहीं, न तो बात कर रहे हैं न मुलाकात कर रहे हैं। प्रशासन के और भी अधिकारी आए हुए हैं, क्या कह रहे थे आपसे? वो क्या बोल रहे हैं, जाओ घर बोल रहे हैं बन जाएगा बन जाएगा। कब बन जाएगा? जब हम लोग क्या पता, हम लोगों की पढ़ाई छूट गई, हमारे छोटे भाई बहन है उनकी भी पढ़ाई छूट, उनका भी भविष्य खराब हो जाएगा। जब बनेगा तब बनेगा क्या?
तो तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं, साफ तौर पे कहना है कि जिलाधिकारी से मिलके ही जाएंगे। लेकिन तमाम ये देख सकते हैं पीछे ये जिलाधिकारी गेट है और ये तमाम जो काफिला है कुछ अधिकारियों का है। एसडीएम सदर यहाँ पर मौजूद है, एडीएम साहब अभी वापसी चले गए। तमाम जो अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं और ये जो गाँव के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो लेकिन अड़े हुए हैं कि हम जिलाधिकारी से ही मिलके जाएंगे। लेकिन आखिरकार ऐसी क्या बात है कि जिलाधिकारी इनसे चंद कदमों पर जो दूरी है उनसे मिलने नहीं आ रहे हैं बच्चों से। आखिरकार जिलाधिकारी हमीरपुर को ऐसा क्या खौफ है कि जो मतलब गाँव वाले हैं बच्चे से मुलाकात नहीं कर रहे हैं और एसडीएम भी बोलने से ना कर रहे हैं, कोई अधिकारी ज्ञान नहीं दे रहे हैं। तकरीबन 4 घंटे से ये जो छोटे बच्चे हैं हाथ में तिरंगा लिए, पोस्टर लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए लगातार अड़े हुए हैं। लेकिन जो जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी, जो जिलाधिकारी हैं, इनसे मिलने नहीं आ रहे। आखिरकार इनको सड़क कब तक मिलेगी, ये एक सवालिया निशान है। हमीरपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र महाजन। वहीं प्रतापगढ़ में गैस सिलेंडर से गैस चोरी और कालाबाजारी के बड़े खेल का देहात कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। थाना प्रभारी पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी गैस एजेंसी से सिलेंडर लेकर ग्राहकों तक पहुंचाने से पहले सकरौली गांव की एक बगिया में ले जाते थे। वहां सिलेंडरों में से करीब 2 से 4 किलो गैस निकालकर दोबारा सील और रैपर लगा दिए जाते थे। कार्रवाई के दौरान 2 पिकअप वाहनों से 96 भरे और 12 खाली सिलेंडर बरामद किए गए हैं। साथ ही गैस चोरी और घटतौली में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और सील लगाने की मशीन भी मिली है। पुलिस के मुताबिक इस खेल में गैस एजेंसी से जुड़े कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और अब तक की गई गैस चोरी का पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं हरदोई में मजदूरों से भरा पिकअप डाला अचानक पलट गया। हादसे में पिकअप सवार 27 लोगों में से 12 मजदूर घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को एनएचआई की एम्बुलेंस से कछौना सीएचसी पहुंचाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि मजदूर उन्नाव से भसीडे खोदकर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक के बाद एक 2 टायर पंचर होने से हादसा हो गया। भैया हम लोग उन्नाव ते आ रहे हैं काम करे गए हम और मन ते आ रहे हैं अपने बाला में बिल्कुल करीब पहुँचन तब पहले दाहिनो टायर पंचर ही गो, फिर बाँव पंचर गो, फिर डाला कतई पलट गो। अब के अंदर सब लोग दब गए, फिर कुछ लोग जमा हुए तो हम लोगों ने डाला सीधो के तो हम लोगों से पर निकास हो गए। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। मैं 1033 एम्बुलेंस में हरदोई हाईवे में इस समय NH 731 पे 1033 एम्बुलेंस में पैरामेडिक के पद पे इस समय वर्तमान में कार्यरत हूँ। हमको सूचना मिली है, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो हमारे PNC कैंप के सामने ही सूचना मिली, तो कैंप के कर्मचारियों के द्वारा ही, हरदोई हाईवे के कर्मचारियों के द्वारा तुरंत बताया गया कि एक गाड़ी जो है ब्रिज के ऊपर पलट गई है, फ्लाईओवर के ऊपर। तो हम लोग आनंद फानंद में तत्काल 2 मिनट के अंदर ही एम्बुलेंस जो है वहाँ पर पहुँची है और तुरंत जितने भी घायल लोग थे, घायल लोगों को तुरंत रेस्क्यू किया गया। जितने भी लोग थे उनको तत्काल 1033 एम्बुलेंस से प्राथमिक उपचार देते हुए हॉस्पिटल CSC कछौना में पहुँचाकर भर्ती करवाया गया। इसमें कुल 12 लोग घायल थे, जो कि जो घायल थे, घायल व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि यह लोग उन्नाव से आ रहे थे और अचानक दोनों टायर उनके आगे के फट गए हैं, शायद उसी के कारण यह हादसा हुआ। वहीं ललितपुर में आपसी रंजिश में प्राइवेट शिक्षक की हत्या का मामला सामने आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र में शिक्षक अभय सिंह अपनी बेटी के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। आरोप है कि पिकअप सवार लोगों ने रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की। भागने के दौरान पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी और फिर हमला किया गया। हादसे में अभय सिंह और उनकी बेटी घायल हो गए। झांसी ले जाते समय अभय सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 10/8/2026 को कोतवाली के क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोकरा में अभय सिंह के साथ मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर कोतवाली पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल अभय सिंह को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के लिए उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। दौरान उपचार अभय सिंह की मृत्यु हो गई है। प्रकरण की जाँच में यह तथ्य प्रकाश में है कि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं। अभय सिंह उपरोक्त के साथ उसके जीजा के परिवारजनों के द्वारा मारपीट की घटना कार्य की गई थी। प्रकरण में कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारा नाम केहर सिंह है जी, वो हमारे जीजा लगते हैं और वहाँ रास्ते से बच्चे से पढ़ाने के बाद आ रहे थे तो कुछ लोगों ने, झारखंड के लोगों ने रोका उनको, पिकअप लगा दी और उन्होंने
गाली गलौज की, मारपीट करने लगे और मारपीट करने के बाद उन्होंने खंडा पटक दिया ऊपर से। तो लेके आए ललितपुर से, उन्होंने रेफर कर दिया झांसी के लिए, झांसी से रेफर किया ग्वालियर के लिए। रास्ते में पहुँचे, वहाँ दम तोड़ दी। भाई उनकी बच्ची थी भाग्यश्री और अभय सिंह थी। वहीं सहारनपुर में पाजना नदी के तेज बहाव का खतरनाक वीडियो सामने आया है। मिर्जापुर पाडली मार्ग पर तेज पानी के बीच एक कार नदी में फंस गई। कार में सवार 6 लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना के दौरान कार नदी के तेज बहाव में फंसी रही। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला थाना मिर्जापुर क्षेत्र का है। प्रशासन ने लोगों से तेज बहाव वाले रास्तों पर सावधानी बरतने की अपील की है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।